वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ मेडिकल में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए गाइस, नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। देखिए, अस्थमा क्या होता है? यह लंग्स से संबंधित एक बीमारी, फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, लंग्स जो फेफड़े होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्यों होने लगती है, कारण जान लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, एक पाइप है जिसमें पानी जा रहा है, लेकिन उस पाइप को आप मरोड़ देंगे तो क्या पानी उतनी अच्छे से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, कहीं ना कहीं पानी रुक रुक के जाएगा। तो सेम कंडीशन लंग्स के साथ भी होती है, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जानी पड़ती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, इसको अपन डीपली जान लेते हैं। देखिए, डिजीज इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, श्वास नलिका, जिसको ट्रेकिया भी कहते हैं। देखिए, हमारे जो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट में राइट में होते हैं, उसको कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नलिका। इसमें ऐंठन आ जाने से उत्पन्न श्वास नलिका में सांस लेने में साय साय की आवाज आती है। ठीक है, इसे सांस फूलना, दमा या अस्थमा के नाम से जाना जाता है। यह एक फेफड़ों से संबंधित पुरानी बीमारी होती है। ठीक है, जो बच्चे कम उम्र में बीड़ी सिगरेट की आदत लगा लेते हैं या एलर्जी की वजह से, किसी भी इन कारण से यह हो सकती है। टाइप्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले चाइल्डहुड अस्थमा होता है, उसके बाद अडल्ट वन साइड अस्थमा होता है, एलर्जी अस्थमा होता है, नॉन एलर्जी अस्थमा होता है, एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा होता है, ऑक्यूपेशन अस्थमा होता है। उसके बाद बात करें लास्ट अस्थमा, सीओपीडी, ओवरलैप अस्थमा। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो अस्थमा के होते हैं। अब हम समझते हैं आगे। देखिए, डीप में समझिएगा। ये मानव के लंग्स से एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। ठीक है, दो लंग्स होते हैं, ये मेनली क्या काम करते हैं? श्वास लेने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, ये जिस लाइन से जुड़ा है उसको बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बारीक बारीक से लाइनें बनी रहती हैं। एक तरीके से देखा जाए, जो उल्टा पेड़ नहीं होता जिसकी शाखाएं अंदर फैली होती है, उसी तरह से लंग्स में बारीक बारीक नलियां फैली होती हैं। अब इसमें इंफ्लामेशन आना, ठीक है, इसमें इंफ्लामेशन आना, इसमें सूजन आना, इसमें म्यूकल जमना, जिसकी वजह से ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा कम होने लगता है। देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, मसल्स मसल्स जब टाइट होंगे, ठीक है, मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया था आपको किसका, पाइप का। पाइप को ऐसे मोड़ा जाए, उसी तरह देखिए मसल्स अगर टाइट होंगे तो यहां पर ये जो लाइनिंग है, इसमें इंफ्लामेशन आएगा, इसमें सूजन आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर इसमें इंफ्लेमेशन आता है, इसमें सूजन आती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये छेद थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगता है और पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब ये दो टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट अस्थमा, जो ज्यादा जिद्दी रहता नहीं, जल्दी चला जाता है। उसके बाद बात है परसिस्टेंट अस्थमा, यह लंबे समय तक रहता है। ठीक है, यह गंभीर बीमारी का भी एक कारण है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो ट्रेकिया है दोनों लंग्स को जोड़ के रखती है, इसके अंदर बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें इंफ्लामेशन आना, सूजन आना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में लंग्स में पहुंच नहीं पाती है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। आगे समझते हैं, कॉजेस ऑफ अस्थमा, कारण क्या है, किस वजह से होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो श्वासन नलिका हमारी जो होती है ना, ठीक है, ये श्वासन नलिका जो होती है ना, इसमें नेरो हो जाना, जिसकी वजह से गहरी सांस लेने में पेशेंट को क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, ब्रोंकल टेप, ब्रोंकल टेप ये है, ब्रोंकल टेप में क्या होगा, इंफ्लामेशन होना, सूजन होना, उस वजह से क्या होता है, वो जो छेद होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, और उस वजह से पेशेंट को तकलीफ होती है ब्रोंकल टेप में मुकल जमने की वजह से। उसके अलावा थर्ड पॉइंट पर बात करें, ब्रोंकल टेप के अंदर म्यूकल मेंबर या इंफ्लामेशन होना। ठीक है, ये मेनली कोस करता है अस्थमा के पेशेंट के लिए। आगे समझते हैं, एलर्जी इसका एक बड़ा कारण है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको धूल मिट्टी से एलर्जी होता है, या डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है जिससे एलर्जी हो सकती है, जो लंग्स को इफेक्ट करती है। तो एलर्जी हो सकती है, पोल्यूशन हो सकता है, जो आप ज्यादा वातावरण ऐसा है जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, आप जहाँ स्मोकिंग लोग ज्यादा करते हैं या पोल्यूशन ज्यादा है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है, अगर लंबे समय तक आप उस क्षेत्र में अवेलेबल रहते हैं तो। आगे बात करते हैं, कम उम्र में लोगों की आदत होती है बीड़ी सिगरेट पीने की, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। कम उम्र में अगर बीड़ी सिगरेट पियेंगे तो धीरे धीरे अस्थमा का कारण बन सकता है। आगे बात करते हैं, बच्चों में यह रोग आमतौर पर खसरा और काली खांसी के बाद होता है। जो खांसी लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है, जिसका टाइम पर इलाज नहीं किया जाता, वो धीरे धीरे अस्थमा का कारण बन सकता है। तो यह बेसिक से कुछ कॉजेस है, इसके बेसिस पर आप पहचान सकते हैं। आइए आगे चलते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं गाइस सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले घरघराहट की आवाज आना। सेकंड नंबर पर बात करते हैं खांसी। खांसी अगर लंबे समय तक है, काली खांसी है, खसरा है, तो वो भी अस्थमा में चेंज हो सकती है। सांस फूलना, ब्रीथिंग, आप दौड़ रहे हैं, रंग कर रहे हैं, तो उस समय आपको सांस नहीं फूलना चाहिए। आगे देखते हैं छाती में जकड़न होना, जलन होना, ये किसका कारण है? बार बार सर्दी लगना, ठीक है, छींके आना, स्नीचिंग होना, गले में खरखराहट होना, और वातावरण बनने पर सर्दी खांसी का प्रकोप बढ़ना। ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स है। अगर ये आपको है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। गाइस आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डॉक्टर आपको क्या क्या सलाह दे सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी टेस्ट। इसमें क्या होता है? फेफड़ों की जो कार्य क्षमता होती है, ठीक है, फेफड़ों की जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, उसमें कितनी बार वह हवा बाहर निकाल रहा है और कितनी बार अंदर ले रहा है, इसको एक टेस्ट के माध्यम से चेक किया जाता है। आगे बात करते हैं ब्रोंकोडायल। फुसफुस जो आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट के पास रखते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, ब्रोंकोडायल लेने के बाद, ब्रोंकोडायलेटर लेने के बाद मरीजों में कितना बेहतरीन सांस लेने की कंडीशन हुई है उसको चेक किया जाता है। थर्ड पॉइंट पर चैलेंजिंग टेस्ट। चैलेंजिंग टेस्ट कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि 1 मिनट में या 30 सेकंड में आप कितनी बार ऑक्सीजन को बाहर ले रहे हैं या अंदर ले रहे हैं, या कितनी देर रोक कर बैठे हैं, तो कुछ चैलेंजिंग टेस्ट डॉक्टर कर सकते हैं। फिनो टेस्ट की बात की जाए तो यह परीक्षण सांस लेने में नाइट्रिक ऑक्सीजन के स्तर में को मापता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसके स्तर को नापता है। फेफड़ों में सूजन का संकेत भी यह बता देता है। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं एलर्जी टेस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं कि एलर्जी किस वजह से उसकी डॉक्टर जांच कर सकता है, कि धूल मिट्टी की वजह से या पोल्यूशन की वजह से। तो ये कुछ डायग्नोसिस थे जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। एस्टालिन इनहेलर जो पंप होता है 1 से 4 आप दिन में ले सकते हैं। इसकी एक टैबलेट भी अवेलेबल होती है मार्केट में, ठीक है, जो 4 mg का टैबलेट होता है, जो उसे आप सुबह शाम ले सकते हैं। 4 mg का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल रहता है। अथवा सायरप और टैबलेट दोनों डेरिफिलिन के नाम से मिलता है, जो कि 125 mg का होता है, ये मार्केट में अवेलेबल है, इसे भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। ब्रिस्टलिन ये एक टैबलेट है, इसे भी आप सुबह शाम यूज कर सकते हैं। ये आपके लंग्स में हेल्प कर सकता है, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा सकता है, हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक से ट्रीटमेंट्स है, अगर आप इनका यूज करते हैं तो होप आपको उसमें रिलीफ मिले। आगे समझते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा।